ध्यान दें। अगला हम लोग का इसमें टॉपिक है कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। देखा जाए, देखा जाए, हम लोग देखें अगर तो कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है ये हम लोग को समझना है। देखो तो, जैसे हम लोग यहां से एक बर्तन लिए, ठीक है, और इस बर्तन में हम लोग क्या कर लिए कि पानी ले लिए। चलो, अब यहां पर हम लोग ध्यान दें तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बीच के कोई एक मॉलिक्यूल को पकड़ रहे हैं, बीच का कोई भी एक मॉलिक्यूल पकड़ लो यहां पर, बीच के एक मॉलिक्यूल को पकड़ लिए। अब इस मॉलिक्यूल को तुम देखो कि ये मॉलिक्यूल जो है इसके इधर भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल के इधर भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, इसके नीचे भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, इसके इधर साइड भी 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 होगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि बल्क में जो एक वाटर मॉलिक्यूल है ये अपने चारों तरफ से सेम टाइप के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। नहीं तो इस मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। नहीं, नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। ये मॉलिक्यूल क्या होगा हम लोग का, स्टेबल होगा। ध्यान रखना है, ठीक, क्योंकि इस पर अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि जैसा ऊपर फोर्स लग रहा है वैसा ही नीचे लग रहा है, जैसा हम लोग का दाहिने लग रहा है वैसा ही बाएं लग रहा है, जैसे हम लोग का मतलब हर एक फोर्स जो है एक दूसरे से क्या है, बैलेंस है कि नहीं है। ध्यान रखना है। तो यहां से हम ये बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, कि मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड आर सराउंडेड बाई same type of particles, due to this reason net force on that particle is या becomes जीरो। ध्यान रखना है। तो पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड आर सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू दिस रीजन नेट फोर्स ऑन दैट पार्टिकल बिकम्स जीरो। ध्यान रखना है। इसी कारण से हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू दिस रीजन पार्टिकल प्रेजेंट इन द बल्क आर स्टेबल, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द बल्क आर स्टेबल। ध्यान रखना है, बल्क के अंदर जो पार्टिकल रहते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहा गया। चलो दूसरे पॉइंट पर थोड़ा आ जाओ। देखो तो हम लोग फिर से यहां देखें अगर, तो यहां से हम लोग बर्तन ले रहे हैं, इसमें जो है हम लोग फिर से वाटर मॉलिक्यूल को ले रहे हैं भाई। देखो
ले रहे हैं। अब जो हम लोग के सरफेस पे कोई एटम प्रेजेंट है उसको तुम ध्यान से देखो। मान लो ये सरफेस पर का एक एटम है, सरफेस के एटम पर इधर फोर्स लग रहा होगा, इधर फोर्स लग रहा होगा, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, साइड में फोर्स लग रहा होगा, इधर भी फोर्स लग रहा होगा। नहीं, अब हमको ये बताओ कि ये जो पार्टिकल्स आपका सरफेस पर है, क्या इस पर नेट फोर्स जीरो है? नहीं, इस पार्टिकल पर अगर हम देखें तो इस पार्टिकल पर नेट फोर्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। नहीं, तो ये जो पार्टिकल है वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? ये पार्टिकल आपका अनस्टेबल होगा। तो अगर ये पार्टिकल अनस्टेबल है तो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा? नहीं, अपना जो अनबैलेंस्ड फोर्स है उस अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करना चाहेगा। बैलेंस करने के लिए जो सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल है ये दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दूसरे पार्टिकल क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उसी बात को हम लोग यहां से लिख सकते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकल्स प्रेजेंट at the surface, particles present at the surface of solid or liquid is not surrounded by same type of particles from all side, ध्यान रखना है, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन ए अनबैलेंस्ड और इसी अनबैलेंस्ड फोर्स को रेसिड्यूअल फोर्स भी कहा जाता है। ए अनबैलेंस्ड और रेसिड्यूअल फोर्स acting on the particles of यहां से लोग बोला ड्यू टू दिस रीजन ए अनबैलेंस्ड और रेसिड्यूअल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड प्रेजेंट एट सरफेस। ध्यान रखना है। नहीं, तो ये बात हम लोग कहा गया कि सरफेस पे जो पार्टिकल्स रहते हैं, नहीं, ये अपने चारों तरफ से सेम टाइप के पार्टिकल्स से नहीं सराउंडेड रहते हैं। फ्रॉम ऑल दैट साइड लिखा हुआ है, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज नॉट सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ऑल साइड। नहीं, चारों तरफ से, ध्यान रखना है, फ्रॉम ऑल साइड। कुछ साइड में तो इसके सेम पार्टिकल्स हैं, लेकिन क्या चारों तरफ हैं? नहीं है। नहीं, ड्यू टू दिस रीजन ए अनबैलेंस्ड फोर्स और रेसिड्यूअल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट एट सरफेस। ध्यान रखना है। अब अपने अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए ही सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही हम लोग को यहां से कहा जा रहा है, यहां से बोले अगर तो हम लोग कहा जा रहा है क्या भाई? कह रहा है हम लोग को कि फॉर मेकिंग its unbalanced force to become balanced, for making its unbalanced force to become balanced, particles present at surface of solid or liquid attract
other particles from outside। ये बात हम लोग कहा गया यहां से कहा गया कि फॉर मेकिंग इट्स अनबैलेंस्ड फोर्स टू बिकम बैलेंस्ड, particles present at surface of solid or liquid attract other particles from outside। यही ध्यान रखना है। This is the main reason of adsorption। This is the main reason of adsorption। बोलो दिक्कत है? बोल सकते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करें तो हम लोग का दिया हुआ है इसमें हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। नहीं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं भाई, समझा जाए। देखो तो हम लोगों का अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। देखें, अगर हम लोग बात करते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की, तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ? देखो, एडजॉर्प्शन जो है एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एडजॉर्प्शन एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच लगता है। जैसे इंक बोर्ड के सरफेस पर चिपकता है, तो इंक बोर्ड के सरफेस पे चिपकता है तो इंक हो गया एडजॉर्बेट और बोर्ड हो गया एडजॉर्बेंट। नहीं, अब इंक से हम बोर्ड पर लिखते हैं तो इंक के पार्टिकल बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ जरूर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग या वीक बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण से आपका इंक बोर्ड पर चिपका रह जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर उन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो इंक होता है लिक्विड और बोर्ड है आपका सॉलिड। नहीं, तो हम अगर लिक्विड से उस सॉलिड पर लिखते, अगर उस पर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो आपका इंक बोर्ड के सरफेस से बह जाता। बहता कि नहीं बहता? बह जाता। तो वही बात हम लोग को यहां से बताया जा रहा है कि हम लोगों का इंक और बोर्ड के बीच में जरूर कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो इंक हो गया हमारा एडजॉर्बेट और बोर्ड हो गया हमारा एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ध्यान रखना है। उनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना है। तभी एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ध्यान रखना है। तो एडजॉर्प्शन के लिए सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ए बॉन्ड, ए स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड, या तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने या तो वीक बॉन्ड। ए स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एडजॉर्बेट and adsorbent during adsorption। फर्स्ट पॉइंट। अब देखो इसमें क्या लिखा है भाई, इसमें लिख रहा है कि बॉन्ड फॉर्म्ड, यहां लिख रहा है बॉन्ड फॉर्म्ड। और हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम जानते हैं नहीं, क्योंकि बॉन्ड बनने के लिए हम लोग कितनी बार कंडीशन पढ़ते हैं कि दो एटम के बीच में बॉन्ड तभी बनेगा जब दो एटम प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करेंगे। नहीं, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। तो अगर दो एटम को बॉन्ड बनाना है तो उनको आपस में टकराना होगा। जब वो टकराएंगे तो एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो वही मैंने लिखा कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन हीट या एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहां से एक बात तो कंफर्म हो गया भाई कि एडजॉर्प्शन अगर होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक, अब इसी के पीछे आ जाओ, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन।
नहीं, तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जब एडजॉर्बेंट चिपकता है तो उस चिपकने के समय जो एनर्जी रिलीज करता है उस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। अब इसी में डेफिनेशन में कहे, अब मान लो कि एक एडजॉर्बेंट ले लें, तो अगर एक एडजॉर्बेंट की बात करें, एडजॉर्बेंट हम बोले गलत है, एडजॉर्बेंट, एक हम एडजॉर्बेंट ले लें, एक एडजॉर्बेंट को किसी सॉलिड के सरफेस पर यानी एडजॉर्बेंट पर चिपकाएं, तो जो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा वो बहुत कम होगा। नहीं, तो हम लोगों को रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को मेजर कर पाए, रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को मेजर कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि कुछ ज्यादा अमाउंट में एडजॉर्बेंट के सरफेस से टकराएं। जब ज्यादा अमाउंट में टकराएंगे तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसको आप इजीली मेजर कर पाइएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस कारण से हम लोगों को डेफिनेशन जो दिया जाता है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन का, तो वहां पे कहा जाता है कि व्हेन 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ, when 1 mole of adsorb on the surface of adsorbent, during this process the energy or heat released is called as heat of adsorption। सिंपल है। यहां से हम लोग बोले तो बोला जा रहा है कि when 1 mole of adsorbate, when 1 mole of adsorbate adsorbed on the surface of adsorbent, when 1 mole of adsorbate adsorb on the surface of adsorbent, then the heat released during this process is called as heat of एडजॉर्प्शन। यही बात हम लोग को बताया गया, तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, चलो आगे बढ़े, दूसरे पॉइंट पे आ जाए। हम लोग को देखो, तो अभी हम लोग को जस्ट बताया गया कि एडजॉर्प्शन जो है, हम लोग को फर्स्ट पॉइंट यहां बताया गया कि एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ध्यान रखना है। तो डेल्टा एच निगेटिव, कभी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या आता है? निगेटिव आता है। तो याद रहे, कोई बोलता है एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू बताओ, तो क्या बताएंगे? निगेटिव। याद रहे कि एडजॉर्प्शन जो है इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसको करवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है? इसको करवाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सो एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी का मान निगेटिव। ध्यान रखना है, जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनका डेल्टा जी का मान क्या आता है? निगेटिव। डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर सॉलिड के सरफेस पर प्रेजेंट जो एटम है, सॉलिड के सरफेस पे प्रेजेंट जो एटम है वो अनस्टेबल है, अनबैलेंस्ड फोर्स पे लग रहा है, तो अपने बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस्ड करने के लिए दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये नहीं करता है भाई? नहीं, तो अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस्ड करने के लिए दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ध्यान रखना है। तो अगर अनबैलेंस्ड फोर्स बैलेंस हो जाए, अनबैलेंस्ड फोर्स बैलेंस्ड अगर हो जाए, तो जो पार्टिकल है उसका रैंडमनेस, उसका जो उछल कूद है वो बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। बॉन्ड बनने के बाद रैंडमनेस घट जाता है,
स्टेबल हो जाता है कोई चीज, स्टेबल का मतलब स्थिरता की ओर जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आफ्टर एड्जॉर्प्शन नहीं, रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस, चाहे वो एडजॉर्बेट का पार्टिकल हो चाहे वो एडजॉर्बेंट का पार्टिकल हो। जैसे ही उनका अनबैलेंस्ड फोर्स बैलेंस होगा, उनका जो रैंडमनेस है वो कम हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मली देखे हो, कहीं भी अगर समुद्र किनारे पे जाओ तो समुद्र किनारे पर आप देखोगे कि जो ऊपर का जो लहर होता है, नहीं, ऊपर का जो पानी रहता है वो हमेशा मूव करते रहता है, नहीं मूव करते रहता है। और अगर समुद्र में कोई नीचे डूब जाए, भगवान नहीं करे, नहीं, लेकिन कोई डूब गया, बात समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं समुद्र में, वैसे वैसे पानी जो है वो ज्यादा स्टेबल मिलता जाएगा, नहीं, उसमें उतना लहर नहीं रहेगा। नीचे भी क्या पानी में लहर रहता है क्या? नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि नीचे जो पार्टिकल्स हैं उन पे नेट फोर्स क्या है? जीरो है। बस में आ रहा है? तो नेट फोर्स जीरो है तो वो स्टेबल है, जबकि ऊपर का जो पार्टिकल है वो क्या है? अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल पे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है भाई, नहीं, इसलिए वो ऑलवेज मूव करते रहते हैं। नहीं, डस्ट पार्टिकल को, एयर को, हर एक पार्टिकल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं क्या? कि हम पर जो अनस्टेबल फोर्स लग रहा है वो स्टेबल हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो रैंडमनेस घट जाएगा अगर एडजॉर्प्शन हो जाए तो वही बात हम लोग को यहां से कहा जा रहा है कि आफ्टर एडजॉर्प्शन रैंडमनेस, आफ्टर एडजॉर्प्शन रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेज। अब देखो भाई, यहां पार्टिकल्स का मतलब क्या है? दोनों के पार्टिकल, एडजॉर्बेट के भी पार्टिकल और एडजॉर्बेंट के भी पार्टिकल, ध्यान रखना है। यानी कि यहां पर डेल्टा एस जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है? सॉरी, निगेटिव, जीरो नहीं, इसका वैल्यू क्या होगा? निगेटिव। तो ये डेल्टा एस का मतलब एंट्रोपी होता है, और एंट्रोपी जो है ये रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है। रैंडमनेस, ये रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। बोलो, दिक्कत है? तो ये हम लोग को बताया गया। अगले पॉइंट पे आ जाए। तो यहां से हम लोग को इसके बारे में बताया गया। अब थोड़ा सा इसमें शायद एब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोग को बताया गया है, उसको थोड़ा सा देख लें। एब्जॉर्प्शन थोड़ा समझे, एब्जॉर्प्शन क्या है? देखा जाए, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस के सरफेस पर तथा बल्क में, एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस के सरफेस पर तथा बल्क में समान रूप से पूरी तरह फैल जाए। समान रूप से क्या हो जाए? पूरी तरह फैल जाए। सरफेस पर भी बल्क में भी समान रूप से पूरी तरह फैल जाए, तो ये प्रोसेस क्या है? एब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस क्या हम लोग का? एब्जॉर्प्शन है, ध्यान रखना है। तो वही हम लोग कहा जा रहा है कि वेन, इसी को अमाउंट लिख देता है कि वेन 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस, when 1 mole of any substance spread on the surface, spread on the surface and also in the bulk of another substance uniformly, ध्यान रखना है। When 1 mole of any substance is spread on the surface and also in the bulk of another substance uniformly, then this process is called as absorption. Then this process is called as absorption. इसे हम लोग क्या कहते हैं? absorption. ध्यान रखना है। इतना में दिक्कत है?
ठीक, तो ये हम लोग को ध्यान रखना हो कि एब्जॉर्प्शन आपका क्या है। जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, नहीं तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जैसे आप इसका नाम सुने होंगे NaCl, एब्जॉर्ब वाटर वेपर। नहीं, आप NaCl यानी कि नमक, नमक को आप नमी वाले हवा के पास रख दो, नहीं आपका जो नमक होगा उसका सिर्फ सरफेस गीला होता है कि उसका बल्क भी गीला हो जाता है, बल्क भी गीला हो जाएगा, ध्यान रखना है बस मेरा, आपका सरफेस भी गीला हो जाएगा और उसका बल्क भी क्या होगा, गीला हो जाएगा, पूरा नमक गीला हो जाता है। क्योंकि जो नमक होता है वो सिर्फ सरफेस पर वाटर वेपर को अट्रैक्ट नहीं करता है, बल्क में भी अट्रैक्ट करता है, बात समझ आ रहा है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि NaCl एब्जॉर्ब वाटर वेपर, ध्यान रखना है, ये बात हम लोग बोल सकते हैं। चलो अब जैसे थोड़ा सा एक अंतर दिया रहता है, जैसे हम लोग को बोलता है क्या कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, नहीं हम लोग देखें अगर तो एक दिया रहता है कि एडजॉर्प्शन आपको दे दिया रहता है और एक तरफ एब्जॉर्प्शन लिख देता है, नहीं अब एडजॉर्प्शन ध्यान रखना है, और हम लोगों का एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है ये हम लोग को बताया जाता है। तो ये भी आप समझते हैं, अगर हम एडजॉर्प्शन की बात करें तो एडजॉर्प्शन क्या है, इट इज एन सरफेस फेनोमिनन, सरफेस फेनोमिनन, ये एक सरफेस फेनोमिनन है, यानी सरफेस पर होने वाला प्रोसेस है, नहीं इसके लिए क्या बोलते हैं, इट इज एन सरफेस एज वेल एज बल्क फेनोमिनन, यानी एक ऐसा प्रोसेस है फेनो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सरफेस पर भी होता है और बल्क में भी होता है। सेकंड, एडजॉर्प्शन जो है ये हम लोगों का हेट्रोजीनियस प्रोसेस है, ध्यान रखना है, ये हम लोगों का हेट्रोजीनियस प्रोसेस है, जबकि ये क्या है, होमोजीनियस है, ध्यान रखना है, ये जो है आपका हेट्रोजीनियस होता है, ध्यान रहे, जबकि ये जो आपका होता है ये आपका होमोजीनियस होता है। ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है कि एडजॉर्प्शन का रेट शुरू में फास्ट रहता है, बाद में स्लो हो जाता है। इनिशियली द रेट ऑफ adsorption is faster, but after some time its rate becomes स्लोअर, इसका रेट जो है वो स्लो हो जाता है। एब्जॉर्प्शन, इसका रेट जो है वो पूरे प्रोसेस के दौरान सेम रहता है, ध्यान रखना है, इट्स रेट्स becomes same during the whole process. Its rates become same during the whole process, यानी पूरे प्रोसेस के दौरान इसका जो स्पीड रहता है वो क्या रहता है भाई, सेम रहता है। बोलो इतना में दिक्कत है? ठीक, चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला हम लोग देखें तो हम लोग को इसमें दिया हुआ है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का इसमें है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं और निगेटिव एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं, ध्यान रखना है।
पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। देखा जाए, अगर पॉजिटिव एडजॉर्प्शन की बात करें कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या है, तो इसके नाम से ही लग रहा है भाई। देखो, एडजॉर्प्शन जब होता है तो हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि ये सरफेस फिनोमिनन है। तो सरफेस फिनोमिनन का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई सॉलिड दिया हुआ है, ठीक है, और सॉलिड के सरफेस पर गैस के पार्टिकल या लिक्विड के पार्टिकल आके चिपक गए, तो ये एडजॉर्प्शन है, सरफेस पर हम लोग बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बल्क में कुछ पार्टिकल नहीं जाते हैं, बल्क में भी कुछ पार्टिकल जाते हैं, लेकिन सरफेस के रेस्पेक्ट में बल्क के पार्टिकल्स की जो संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो अगर हम लोग यहां से बोल रहे हैं कि अगर हम लोग कुछ इस तरह से हो कि अगर हम कोई सॉलिड लिए हुए हैं, मान लो यहां पे हम कोई सॉलिड लिए हुए हैं, ये ले लिए, और इसमें जो है हम लोग पार्टिकल्स की संख्या देख रहे हैं भाई, मान लो, तो पार्टिकल्स चिपक रहा है, सरफेस पर कुछ पार्टिकल चिपक गया, ये चिपक गया, और कुछ पार्टिकल्स बाई चांस बल्क में भी चले गए, नहीं, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ये आपका कहलाएगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, ध्यान रखना है। यानी कि when the number of particles is greater on the surface of solid or liquid than the number of particles present in the bulk of solid or liquid, then that type of adsorption is called as positive adsorption। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग को बताया जाता है। अब जस्ट इसी का हम लोगों का दूसरा पॉइंट क्या आएगा, निगेटिव एडजॉर्प्शन। बात समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन आप चाहो तो आप लिख सकते हो यहां से कि when the number of particles present on the surface, when the number of particles present on the surface, when the number of particles present on the surface of solid or liquid is greater than number of particles present in the, on नहीं, present in the bulk of solid or liquid, then that type of adsorption is called as पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। बोलिए, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अभी है 5 मिनट। अच्छा, मतलब तुम इंडिकेशन पहले शुरू कर दिया का है? थोड़ा देर और पढ़ा देते हैं बस। निगेटिव एडजॉर्प्शन, देखा जाए तो यहां से निगेटिव एडजॉर्प्शन है, तो निगेटिव एडजॉर्प्शन जो है ये तो आप अपने से लिख सकते हो। बात समझाया? निगेटिव एडजॉर्प्शन का मतलब हुआ कि कोई भी आपका सॉलिड यहां पे दे दिया है भाई, नहीं, और ये सॉलिड आपको दिया हुआ है, इसमें पार्टिकल हम डाल दिए, तो पार्टिकल यहां पे सरफेस पर हैं, कुछ पार्टिकल सरफेस पे हैं, नहीं, और बल्क में भी कुछ पार्टिकल है। तो अब बल्क में जो पार्टिकल्स की संख्या है वो क्या है, ज्यादा है। तो इस तरह का एडजॉर्प्शन क्या कहलाएगा, निगेटिव एडजॉर्प्शन। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत है नहीं। तो यही पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और निगेटिव एडजॉर्प्शन हम लोग को बताया गया है, ध्यान रखना। अब इसका एग्जाम्पल भी होता है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।